नमस्कार दोस्तों, आज क्या कह रही है ज़िंदगी में मैं एक ऐसे लेखक और साहित्यकार के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसके बारे में मैं चाहती हूँ कि मेरी यंग जनरेशन को पता होना चाहिए कि हमारे देश में इतने बड़े साहित्यकार रहे हैं। हम उन्हें जानते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के नाम से। उनका जन्म वैसे तो कहीं कस्याय में हुआ था, पर उन्होंने अपने काफ़ी दिन लखनऊ में भी बिताए थे। उनकी शिक्षा का प्रारंभ संस्कृत मौखिक परंपरा से हुआ था। उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि वो स्कूल जाए, तो उन्होंने उनके पिताजी ने घर पर ही संस्कृत, रामायण और हितोपदेश और फारसी मौलवी से पहले ये बड़ा अच्छा चलन था कि फारसी, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश सब पढ़वाई जाती थी बच्चों को। तो बचपन में व्याकरण के पंडित से उनका कोई ख़ास मेल नहीं था। घर में धार्मिक अनुष्ठान भी होते थे और दो बड़े भाई थे, उनसे प्रतिस्पर्धा भी होती थी। नालंदा विश्वविद्यालय भी वो गए और इसके बाद वो नालंदा विश्वविद्यालय से पटना आए शास्त्री जी, मतलब अज्ञे के पिताजी। और फिर उसके बाद उनका पटना में अंग्रेज़ों से विद्रोह का बीज भी उनमें फूटा। तो खुद उनके जो मित्र लोग थे वो उनके हिंदी की भी जांच करते थे। बाद में उन्होंने अपने एक मित्र के ज़रिए बंगला भी सीखी और इसी अवधि में उन्होंने इंडियन प्रेस से छपी बाल रामायण, बाल महाभारत, बाल भोज जैसी उनको कई किताबें पढ़ने को भी मिली। अज्ञे का कृतित्व कहेंगे तो एक बहुमुखी प्रतिभा है, क्योंकि हम उसमें देख रहे हैं, मैंने इसमें नोटिस किया कि अज्ञे को हम क्या कहें, एक कवि कहें, एक उपन्यासकार कहें, निबंधकार कहें, संपादक कहें और नई कविता के प्रवर्तक। नई कविता के प्रवर्तक हम इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने कविता का एक नया रूप जो आज भी काम आ रहा है, जिस तरीके की फ्री स्टाइल में या जिसे कहते हैं हम मुक्त छंद में उन कविताओं को अज्ञे ने प्रस्तुत किया, वो एक नई शैली सबको देखने को मिली। इसलिए उन्हें ये भी कहा जाता है कि वो प्रयोगवाद कविता के जनक भी हैं। उन्होंने तार सप्तक का संपादन किया और 1930 से 1936 तक उन पर जो है स्वतंत्रता संग्राम का जुनून था। तब वो एक क्रांतिकारी घोषित हुए और 1930 से 1936 तक वो जेल में रहे, जहां उन्होंने कई कृतियों को जन्म दिया। उनके उपन्यास भी बहुत प्रसिद्ध हैं। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। इसके अलावा उन्हें यात्रा वृत्तांत लिखने का भी बहुत शौक था। काव्य संग्रह की तो बात ही कुछ और है। उनका एक लगभग समग्र काव्य जो है सदा नीरा, उसके नाम से वो 2 खंडों में संकलित हुआ। आप बहुत लंबे लंबे काव्य लिखा करते थे और प्रख्यात साहित्यकार अज्ञे ने यद्यपि कहानियाँ बहुत कम ही लिखी हैं, लेकिन उपन्यास अच्छे से लिखे हैं। अज्ञे से कभी किसी ने पूछा था कि आपकी सफलता और कीर्ति का क्या राज है। अज्ञे ने जवाब दिया था कि पिताजी चाहते थे उनकी संतान को किसी भी परिस्थिति में अकेला छोड़ दिया जाए तो वह स्वयं को संभाल सके। मैंने पढ़ने लिखने के साथ आत्म प्रशिक्षण और हाथ के प्रशिक्षण में भी अधिक समय बिताया है। जैसे मैं कपड़े सी लेता हूँ, जूते गांठ लेता हूँ, फर्नीचर जोड़ लेता हूँ, मिठाई पकवान बना लेता हूँ, जल्दबंदी कर लेता हूँ, विलायती ढंग से बाल भी काट लेता हूँ, प्रेस मशीन चला लेता हूँ, तैर लेता हूँ, बंदूक पिस्तौल भी चलाता हूँ, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस खेल लेता हूँ और इन सब के अलावा मैं अपनी जीविका खुद अर्जित करता हूँ। अज्ञे मानते हैं कि बुद्धि से जो काम किया जाता है उसकी नींव हाथों से किए गए काम पर ही है। अब सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, उनकी जो है सबसे लंबी कविता जो है वो मानी जाती है, वो मतलब असाध्य वीणा करके उनकी प्रसिद्ध कविताओं में से एक है, ये मानी जाती है। इसको पूरी पुस्तक की तरह पाठ्यक्रम में पढ़ाया भी जाता है और ये कविता एक लंबी कविता है जो अज्ञे के प्रसिद्ध काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार में संकलित है। ये कविता अहंकार के विसर्जन और कला के प्रति समर्पण का संदेश देती है। इसमें कंबली नाम का एक कलाकार है द्वारा एक विशाल और असाध्य वीणा को साधने की कविता है। मतलब ये कविता में एक कहानी है, एक कहानी छुपी हुई है, तभी हमें ये कविता बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, बड़ी रोचक लगती है कि एक कंबली नाम का जो कलाकार है वो किस तरह एक असाध्य वीणा को साधता है। वह अपनी दार्शनिक गहराई और साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा अज्ञे जी की प्रसिद्ध कविताओं में मन बहुत सोचता है आदि भी बहुत सारी कविताएं हैं। एक शिक्षिका ने इनको बताया है, पढ़ाते समय संकेत दिया था कि राजा ने प्रियमवद नाम को वीणा के निर्माण, किरीटी तरु की महिमा एवं वज्र कीर्ति की साधना के विषय में बताया।
उत्तराखंड के गिरी प्रांत में स्थित, मैं इसी असाध्य वीणा की कविता के बारे में बात कर रही हूँ कि उत्तराखंड के गिरी प्रांत में स्थित किरीटी वृक्ष इतना विशाल था कि उसकी ऊंचाई देखकर लगता था कि जैसे बर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के शिखर आकर उसके कानों में कोई रहस्य की बात कह रहे हैं। वह किरीटी तरु को पिता तुल्य, स्वयं को उसकी गोद में बैठा एक प्रसन्नचित्त अबोध बालक मानकर उससे स्वयं को संभालने की प्रार्थना करता है। ये किताब के अंश हैं और उसका मैं गद्य फॉर्म में आपको वर्णन बता रही हूँ। वह किरीटी तरु से प्रार्थना करता है, हे किरीटी वृक्ष तुम गाओ, वीणा तुम्हारे सम्मुख रखी है, तुम गाओ। सभी मुग्ध होकर उस मधुर दिव्य स्वर लहरी में डूबे, तैरे, भाव विभोर हुए। सबने अपने स्वरूप को, उसकी सीमा को जाना, महसूस किया जैसे वह तैर कर पार पहुंच गए हों, और राजा ने प्रियंवद को धन्यवाद दिया। ये एक कथा है, इसको आप पूरा पढ़ेंगे तभी आपको इसकी जानकारी प्राप्त होगी, क्योंकि ये एक लंबी कविता है और इसको बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने वर्णित किया। ऐसा लगता है आगे उस कविता में स्वयं उपस्थित हूँ। देखूं ध्याऊं अनिमेष स्तब्ध संयत संयुक्त निर्वाकः, कहाँ साहस पाऊं, ये वीणा रखी है तेरा अंग अपंग, किंतु अंगी तू अक्षत आत्म भरित रसविद तू गा, स्वयं में पूर्ण। ये थोड़ी क्लिष्ट है समझने में भी, उसको अंश को समझाना पड़ता है। तो हम इस कविता के बारे में आपको काफ़ी मैं चाहती हूँ इस कविता को आप पढ़ें। और चूँकि आगे इतने प्रसिद्ध रहे, उन्हें कई बार उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, नाव में कितनी बार में उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला, आंगन के पार द्वार में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और मैं चाहती हूँ कि आप उनकी एक कविता सुने। किसी का सत्य था मैंने संदर्भ में जोड़ लिया, किसी का सत्य था मैंने संदर्भ में जोड़ लिया, कोई मधुकोश काट लाया था मैंने निचोड़ लिया। किसी का सत्य था मैंने संदर्भ में जोड़ लिया, कोई मधुकोश काट लाया था मैंने निचोड़ लिया। किसी उक्ति में गरिमा थी मैंने उससे थोड़ा सा संवार दिया, किसी की संवेदना में आग का सा ताप था मैंने दूर हटते हटते उसे धिक्कार दिया। आप समझ रहे हैं इस कविता में कि हम दूसरों की कविता से प्रेरित होकर कितने शब्द लिखते हैं। यूँ मैं कवि हूँ, आधुनिक हूँ, नया हूँ, काव्य तत्व की खोज में कहाँ नहीं गया हूँ। चाहता हूँ आप मुझे एक एक शब्द पर सराहते हुए पढ़ें, पर प्रतिमा अरे वह तो जैसी आपको रुचे स्वयं गढ़े। आपको कवि बता रहा है कि मैंने कविता कैसे लिखी, किस तरह से दूसरों की लाइनों से प्रभावित होकर मैंने खुद की लाइनें रची, लेकिन प्रतिमा आपको खुद गढ़नी पड़ेगी जिसको देखकर आप कविता लिखेंगे। एक और बहुत अच्छी कविता है उनकी कि सत्य तो बहुत मिले, खोज में जब निकल ही गया सत्य तो बहुत मिले, सत्य तो बहुत मिले, पर तुम नभ के तुम की गुहा गहर के तुम, मोम के तुम पत्थर के तुम किसी देवता के नहीं निकले, तुम किसी देवता से नहीं निकले, तुम मेरे साथ मेरे ही आंसू में गले, मेरे ही रक्त में पले, अनुभव के दाह पर क्षण क्षण उकसती, मेरी अश्मित चिता पर तुम मेरे साथ ही जले। तो ये थे आगे अपने खूबसूरत शब्दों के साथ, और हम चाहते हैं कि आज की यंग जनरेशन उन्हें पढ़े तो उन्हें लगेगा कि आज भी वो उतने ही रिलेवेंट हैं जैसे तब थे। शुक्रिया।